शीतल और अंकित एक शादी अटेंड करके अपनी कार से लौट रहे थे। उनकी कार उस समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। रात के लगभग 11:30 बज गए थे। कार में 90s का गाना बज रहा था। शीतल जो गर्भवती थी वो चुपचाप बैठी अंकित को गाने की धुन पर सिर हिलाते देख रही थी। अंकित अपनी धुन में कार चलाता हुआ जा रहा था। तभी शीतल ने अंकित को टोकते हुए कहा, तुम ना आजकल बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रह गए हो। अरे ऐसा क्यों? हम दोनों अकेले हैं, कार में हैं, सुनसान रास्ता है, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मुंह से आई लव यू निकल जाए। शादी के पहले तो आई लव यू इतनी बार बोलते थे कि लगता था कि तुम्हारे मुंह में किसी ने टेप रिकॉर्डर रिवर्स मोड में चला दिया हो। लेकिन अब तो आई लव यू सुने अरसा हो जाता है। शीतल की बात सुनकर अंकित कार में ब्रेक लगाता है और उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, आई लव यू शीतल। पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? इतनी जोर से सुनसान जगह में कौन बोलता है आई लव यू? क्या शीतल, आई लव यू बोलो तो दिक्कत, आई लव यू ना बोलो तो दिक्कत। अरे गुस्सा मत हो माय लव। शादी के बाद प्यार केयर में बदल जाता है, और उस पर जब पत्नी प्रेग्नेंट हो तो केयर और ज्यादा करनी पड़ती है। इसका क्या मतलब? रास्ते में बात ही ना करो। अरे रात हो गई ना, और सुनसान जगह है, इसीलिए लगता है जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। ये कहकर अंकित ने फिर से गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी भी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही गए होंगे कि अचानक से तेज आंधी चलने लगी। साथ ही जोर जोर से बादल गरजने लगे, बिजली भी चमकने लगी। अरे ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? तभी जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। ये लो, तुम बड़ा रोमांटिक कह रही थी ना, मौसम ही हो गया पूरा रोमांटिक। वो बारिश में धीरे धीरे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर पर उन्हें एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिखा और मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। यार शीतल, ये तो बड़े बुरे फंसे हम लोग यार। वो कुछ देर उसी तरह गाड़ी में बैठे रहे। बारिश अब बंद हो चुकी थी। शीतल, बारिश तो बंद हो गई, अब इस पेड़ को हटाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे शीतल, पागल हो क्या? बेबी है तुम्हारे पेट में। अंकित कार से निकलकर बाहर गया और वो पेड़ हटाने लगा, लेकिन अचानक से आकाश में बिजली कड़की और नीचे जमीन पर आ गिरी। अंकित की स्पॉट डेथ हो गई। शीतल ने ये देखा तो वो भागी भागी कार से बाहर आई, लेकिन अंकित का शरीर तो पूरी तरह शांत पड़ गया था। अंकित, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अंकित? सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं? अरे मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। अंकित उठो, जल्दी उठो, मुझसे बातें करो, रोमांटिक बातें करो, उठो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुम्हारा बेबी मैं क्या कहूंगी उसको? अरे क्या कहूंगी मैं उसे? काश कि अंकित शीतल की उस दर्द भरी पुकार को सुन पाता, काश कि वो उसके आंसू पोंछ पाता, लेकिन वो तो पड़ा हुआ था अचेत मुर्दा। शीतल ने किसी तरह उसकी लाश को गाड़ी में डाला, फिर पेड़ को हटाया और खुद से ड्राइव करके घर की ओर जाने लगी। वो गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा आदमी हाथों में लालटेन और एक डंडा लिए हुए दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। अरे इस सुनसान जगह में ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? लगता है बारिश के कारण फंस गया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। शीतल ने अपनी कार उस बूढ़े आदमी के पास रोक दी और कार का शीशा खोलते हुए उससे पूछा, अरे बाबा, इस सुनसान अंधेरी रात और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ दूं। जाना तो है बहुत दूर, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। क्या मतलब ऐसे नहीं जा सकता? मैं भूखा हूँ, बिना कुछ खाए मैं जा नहीं पाऊंगा। पर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है बाबा। है, तेरे पास है, तू वो मुझे खाने को दे दे। क्या बाबा? तेरे पेट का बच्चा, वो दे दे, मुझे खाना है उसे। अरे पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं यहाँ पहले से परेशान हूँ। मेरे पति की मौत हो गई और तुम ये बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, दे दे तेरा बच्चा। तभी शीतल को लगा कि उसकी कार की सीट पर कोई औरत आकर बैठी है, क्योंकि उसके कानों में उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। शीतल ने कार के शीशे में जब पीछे की सीट की ओर देखा तो उसने देखा कि एक भयानक चुड़ैल अंकित को अपनी गोद में लिए बैठी हुई है। ये देखकर शीतल के चेहरे का रंग उड़ गया। चुड़ैल?
बेटी डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, तुम बस यहाँ से जल्दी निकलो, जल्दी। शीतल कुछ समझ पाती इतने में वो बूढ़ा उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया और शीतल को घूर घूर कर देखने लगा। मुझे अपना बच्चा खिला दे अपने पेट का बच्चा, मुझे भूख लगी है, खिला दे। बेटी इसकी बात मत सुन और जल्दी से निकल यहाँ से, नहीं तो ये मार देगा तुझे। चढ़ा दे अपनी गाड़ी इस पर। गाड़ी चढ़ा दूं? अरे ये कैसे हो सकता है, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। अरे बेटी तू समझा कर, ये बूढ़ा जिंदा नहीं है, ये तो सालों पहले मर गया है और मरे हुए की कैसी हत्या। तू देर मत कर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। चढ़ा दे अपनी गाड़ी इस पर, चढ़ा दे। शीतल उधेड़ बुन में थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर उस चुड़ैल को सुनकर एक्सीलेटर पर चले गए और उसने जोरों की टक्कर उस बूढ़े को मार दी। बूढ़ा बहुत ऊपर तक हवा में उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। शीतल ने शीशे में जब उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटी मैंने कहा था ना, वो पहले से मरा हुआ है, वो कभी नहीं मर सकता। तू अब तेजी से यहाँ से निकल, क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गया है और वो अब अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करेगा और तेरी मति को भ्रमित करेगा। लेकिन तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि तू रुकी तो तेरी मौत हो जाएगी, जैसे मेरी और मेरे पेट के बच्चे की मौत हुई थी सालों पहले। इसलिए भाग यहाँ से, अपनी रफ्तार और बढ़ा। शीतल कार को भगाए जा रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल उसकी कार की ओर चले आ रहे हैं। ये देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। ये इतने सारे बच्चे सड़क पर कैसे आ गए? वो बच्चे नहीं है, वो उस भूत का फैलाया जाल है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल रहा है। तू इन पर भी चढ़ा दे अपनी गाड़ी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये भूत अपने मंसूबों में सफल हो जाएगा। और जानती हो, ज्यों-ज्यों रात बढ़ेगी इसकी ताकत बढ़ेगी, इसकी माया का जाल और बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका इलाका है और इसमें प्रवेश करते ही इसके माया का जाल ताकतवर हो जाता है। इसलिए कुछ मत सोच और चढ़ा दे गाड़ी। और हाँ, ज्यों-ज्यों रोशनी होगी इसकी माया खत्म भी होगी। शीतल ने कार उन पर चढ़ा दी, लेकिन जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था, वो सब कुछ उस भूत का फैलाया जाल था। कार की टक्कर के पहले वो सारे बच्चे गायब हो गए। उसके बाद उस बूढ़े भूत ने और भी अपना जाल फैलाया। सड़क पर अचानक एक बहुत बड़ी खाई बन गई। उसे देख शीतल फिर से डर गई। मत डर, वो खाई नहीं है, वो उस भूत का जाल है। चल निकल यहाँ से। शीतल ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था, वो भी उस भूत का जाल ही था। शीतल की कार फिर से तेज रफ्तार में आगे बढ़ी। फिर उसने देखा कि आगे रेलवे का फाटक है और वो फाटक बंद है। उसे दूर से रेलगाड़ी भी आती हुई दिखाई दी। वो अपनी कार में ब्रेक लगाने ही वाली थी कि तभी, बेटी वो उसका जाल है, कोई ट्रेन नहीं आ रही है, निकल निकल यहाँ से जल्दी। वो बूढ़ा भूत आ रहा है अपनी तेज गति से तुझे मारने, तेरे बच्चे को मारने। शीतल ने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। आगे जाकर रास्ते में उसे हाथियों का झुंड दिखाई दिया, लेकिन चुड़ैल ने कहा कि वो सब चक्रव्यूह है उस भूत का, उसमें फंसना मत। शीतल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उसे रास्ते में एक गर्भवती औरत दिखी जो सड़क किनारे खड़ी उसे गाड़ी रोकने को कह रही थी। बिल्कुल भी मत रुकना, बिल्कुल नहीं, ये जाल है, मैं फंस चुकी हूँ इस जाल में और अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन तुझे नहीं फंसने दूंगी, नहीं फंसने दूंगी तुझे। शीतल गाड़ी को भगाते हुए आगे निकल गई। वो गर्भवती औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। शीतल तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। अब दिन निकल आया था, रोशनी होने लगी थी। मैं कब तक इस तरह भागती रहूंगी? वो भूत कब तक मेरा पीछा करता रहेगा? ये पूछती हुई शीतल ने जैसे ही कार के पीछे देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि कार के पीछे तो कोई चुड़ैल थी ही नहीं। उल्टा अंकित उसे घूर घूर कर देख रहा था। ओए, इतना घूर क्यों रही है? बहुत देर सो गया क्या मैं? इतनी देर से तू गाड़ी चला रही है। शीतल अब भी आंखें फाड़े अंकित को देख रही थी। अंकित तुम जिंदा हो? कहीं कहीं ये भी तो उस भूत का कोई जाल नहीं? जिंदा हो मतलब? भूत का जाल? और क्या हो गया तुझे? हैं? ये सब क्या बड़बड़ा रही है? लगता है कुछ ज्यादा ही कार चला ली तूने। शीतल अंकित को अब भी घूर घूर कर देख रही थी और उस चुड़ैल की बातों को याद कर रही थी, जब उसने कहा था कि सवेरा होते ही उस भूत का जाल समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब अंकित की मौत भी उस बूढ़े भूत का एक जाल ही थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, और शुक्रिया उस रखवाली चुड़ैल का जिसने मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। इस घटना को आज कई साल बीत गए हैं, लेकिन शीतल जब भी उस घटना को याद करती है तो भीतर तक सिहर जाती है। सुबोध नाम का एक व्यक्ति शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे रोजाना ही गांव से शहर आना जाना पड़ता था। वो जिस गांव में रहता था वो एक पहाड़ी इलाका था।
जो बहुत सुनसान हुआ करता था। ज्यादा आबादी भी नहीं थी। कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। इसलिए सुबोध ने सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। एक दिन सुबोध जब गांव वापस आ रहा था, इस मोटरसाइकिल को भी अभी पंचर होना था। रात भी बहुत हो गई है। पता होता तो मोटरसाइकिल वहीं छोड़ आता और बस से आ जाता। अंधेरा बढ़ रहा था। पहाड़ों के बीच से सुबोध पैदल ही मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ रात के समय सुनसान इलाके से घर की ओर चला जा रहा था। तभी सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात में सुनसान जंगल में कौन रो रहा है? ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। मुझे जाकर देखना चाहिए। जब सुबोध जंगल के अंदर गया, उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। सुनिए, आप इतनी रात में इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? और आप रो क्यों रही हैं? कुछ तो बोलिए। जब तक आप बताएंगी नहीं, मैं आपकी परेशानी को कैसे समझूंगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अपनी याददाश्त भूल गई हूँ। मुझे अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं गाड़ी से टकराई और मुझे चोट लग गई। उसके बाद मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। आप रोना बंद कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। पास में ही मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। पर मैं आपके साथ, आपको मेरी वजह से बेकार में परेशानी होगी। पर मैं इतनी रात में आपको इस जंगल में अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। ये मेरी इंसानियत के खिलाफ होगा। इसलिए कुछ भी मत सोचिए और मेरे साथ चलिए। सुबोध उस अनजान लड़की को घर ले आता है। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुबोध किसी अनजान लड़की को जंगल से लाया है। लड़की को आए 1-2 दिन बीत चुके थे। सुबोध बेटा, इस तरह से कब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी? गांव के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। माँ, ये बेचारी बेसहारा है। अपनी याददाश्त भी भूल चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है कि ये कहाँ से आई है। गांव वालों का कहना है कि तू इस लड़की से शादी कर ले ताकि इस लड़की को भी सहारा मिल जाए। पर माँ, इस तरह मैं कैसे हाँ कर दूं? मुझे भी एक बार लड़की से बात करनी होगी। तो ठीक है, चलकर बात कर लेते हैं। बेटी, हम जानते हैं तुम किन परिस्थितियों से गुजर रही हो। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है। चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रूपा रखती हूँ। रूपा बेटी, मैं चाहती हूँ तुम सुबोध से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी नाम और घर मिल जाए। ठीक है माँ जी, मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। आप लोग कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लो, कर लो बात, बस इतनी सी शर्त। तो बेटी, वो तो वैसे भी बिना दरवाजा खटखटाए हम अंदर आएंगे ही क्यों? सुबोध, आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। सुबोध रूपा की बात मान लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा आम लड़कियों की तरह ही घर का सारा काम करती थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ। इसको देखकर लगता ही नहीं था कि वो उस घर में नई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन जब सुबोध शहर गया हुआ था तो किसी कारण वो शहर में ही रुक गया और गांव वापस नहीं लौटा। घर पर उसकी माँ और रूपा अकेली थी। रूपा, सुबोध भी नहीं आया है और मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दे सकती। ये गांव है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। आज रात मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप उस तरफ मुंह करके सो जाइए, मैं इस तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। रूपा और सुबोध की माँ दोनों गहरी नींद में सो जाती हैं। रात के करीब 2 बजे। अरे, ये रूपा कहाँ गई? रूपा, ओ रूपा, रूपा। देख नहीं रही बुढ़िया, मेरे हाथ में क्या है? अगर तूने किसी से ये बात बोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप जाकर कमरे में सो जा। सुबोध की माँ रूपा की वो हालत देखकर घबरा जाती है। रूपा के हाथ में एक मरी हुई बिल्ली थी जिसका रूपा खून पी रही थी। सुबोध की माँ डर से कांप रही थी। वो चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती है। अगले दिन जब सुबोध आता है, रूपा बिल्कुल ठीक होती है, पर सुबोध की माँ अभी भी पिछली रात का सब कुछ नहीं भूल पाई थी। क्या हुआ रूपा? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठंड ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो कंबल में आराम कर रही हैं। मैंने ही उन्हें कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप चाय पी लो। सुबोध की माँ सुबोध को रूपा की सच्चाई बताना चाहती थी, पर वो घबरा रही थी कि कहीं उसने रूपा की सच्चाई सुबोध को बताई तो रूपा उसे और सुबोध को जान से ना मार दे, इसलिए वो चुप रहने लगी। सुबोध की माँ एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं?
मेरे घर में एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है, वो हम सबको मार देगी। कुछ कीजिए तांत्रिक बाबा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। सुबोध शहर चला जाता है। पीछे से तांत्रिक आता है। अच्छा, तो तू है जिसने इस घर पर कब्जा कर लिया है। तू क्या चाहती है, बोल। बुढ़िया, तुझे मैंने मना किया था ना कि तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तेरे से पहले ये तांत्रिक